वीर और काजल आज मंत्री यशवर्धन से मुलाकात करने उसके घर गए। यशवर्धन आज घर ही था तो उसने गार्ड से उन्हें भेज देने के लिए कहा। वीर और काजल अंदर गए तो नौकर उन्हें पानी देने लगा। वीर ने नो थैंक्स कहा तो यशवर्धन बोला, कहिए इंस्पेक्टर, कैसे आना हुआ? वीर बोला, एक क्रिमिनल गायब है, भीमाशंकर। हम उसके बारे में आपसे पूछताछ करने आए हैं। यशवर्धन सोचते हुए बोला, कौन भीमाशंकर? मैं किसी भीमाशंकर को नहीं जानता। वीर अब काजल की ओर देखने लगा और फिर बोला, हमें खबर मिली है कि आप समता नगर में एक मॉल बनाना चाहते हैं। उसके लिए आपको वहां मौजूद 2 प्लॉट्स की जरूरत है। यशवर्धन हामी भरते हुए बोला, हाँ ये बात सही है, लेकिन इसका भीमाशंकर के गायब होने से क्या लेना देना है? काजल कहने लगी, वो प्लॉट्स खाली करवाने के लिए आपने एक भीमाशंकर नाम के गुंडे को भेजा था, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज है। उसका कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से वो गायब है। हमें शक है कि उसे आपने छुपाया है। यशवर्धन काजल को रोकते हुए बोला, मैडम एक मिनट। पहली बात तो मैंने प्लॉट खाली करवाने के लिए किसी को भेजा नहीं है। मैंने अपने मैनेजर से कहा था कि उन प्लॉट्स के मालिक से बात करे और अच्छी अमाउंट देकर उनसे सेटलमेंट कर ले। अब उसने किसे भेजा ये मैं नहीं जानता। दूसरी बात, जब मैं भीमाशंकर को जानता ही नहीं तो उसे छुपाऊंगा क्यों? काजल कहने लगी, क्या आप सच कह रहे हैं? सोच कर बताएगा, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप अपनी बात से पलट जाएं। काजल के तेवर आक्रामक थे। यशवर्धन बोला, मैं सच कह रहा हूं, मैं उसे नहीं जानता। काजल उसे सरसरी नजर से देखते हुए कहने लगी, फिर तो आपको कॉल डिटेल्स देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? मंत्री अब चुप हो गया और नजरें चुराने लगा। वीर ने उसे तीखी नजर से देखते हुए पूछा, क्या हुआ मंत्री जी, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? यशवर्धन गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है, निकाल लीजिए कॉल डिटेल। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं। मंत्री की बात सुनकर वीर और काजल एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और फिर उसका और उसके घर का फोन नंबर नोट करके ले जाने लगे। मंत्री के घर से निकलते वक्त काजल बोली, इसने तो आसानी से बोल दिया कि डिटेल निकाल लो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे सच में भीमा के बारे में नहीं पता? वीर बोला, झूठ बोल रहा है साला। उस दिन रैली में दोनों एक ही गाड़ी में चढ़े हुए थे। काजल हैरान होते हुए बोली, तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? वीर बोला, मैं बस देख रहा था कि वो कितनी सफाई से झूठ बोल रहा है। इससे साफ हो गया है कि उसने ही भीमा को छुपाया है। वो दोनों बात करते हुए गेट की ओर बढ़ रहे थे कि तभी एक नौकर दौड़ते हुए उनके पीछे आया और बोला, साहब आपको बुला रहे हैं। वीर और काजल एक दूसरे की शक्ल देखने लगे कि अब क्यों बुला रहा है। वो फिर से मंत्री के घर में गए तो मंत्री बोला, मुझे कुछ डाउट हो रहा है। क्या आप मुझे भीमाशंकर की तस्वीर दिखा सकते हैं? वीर ने उसे फोन में भीमा की फोटो दिखाई तो मंत्री बोला, अरे ये तो भीमा है, इसे तो मैं जानता हूँ। वीर और काजल चौंक गए और बोले, अभी तो आपने कहा कि आप इसे नहीं जानते। मंत्री बोला, मैं इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन कभी कभार अपनी रैलियों में देखा है। कुछ दिन पहले भी ये हमारी रैली में आया हुआ था। मुझे बस आधा नाम ही पता है, भीमा। क्या हुआ इसे? वो उत्सुकता से पूछने लगा। काजल बोली, हमें शक है कि इसने उस फैमिली का मर्डर किया है जिसके प्लाट की आपको जरूरत थी। और कल हमें एक लाश भी मिली है जिसके पास इसका आईडी कार्ड मिला है। यशवर्धन बोला, मुझे नहीं पता कि इसने ऐसा क्यों किया, लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही मैंने इसे कहीं छुपाया है। वीर बोला, ठीक है, आपको इसके बारे में कोई जानकारी मिले तो हमें बताना। यशवर्धन ने हामी भरी तो वीर और काजल थाने लौट आए। थाने लौटकर वो खबरियों से बात करने लगे, लेकिन अभी तक किसी भी खबरी को कोई लीड नहीं मिली थी। तभी वीर को एक डॉक्टर का कॉल आने लगा। वीर ने फोन उठाया तो डॉक्टर बोला, आप जो कल बॉडी लेकर आए थे उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वीर ने पूछा, क्या आया रिपोर्ट में? डॉक्टर बोला, इस शख्स को मारने से पहले बेहोशी की दवाई दी गई थी। हमें इसके खून में नशे की दवाई मिली है। वीर ने अच्छा कहा तो डॉक्टर बोला, खूनी ने इसे बेहोश करने के बाद इसका गला दबाया। इसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। इसके मरने के बाद इसे जलाने की कोशिश की गई है। मौत और जलने के बीच 10 से 12 घंटों का फर्क है। वीर ने डॉक्टर को थैंक्स कहा और फिर नील और काजल को अपने केबिन में बुलाकर उन्हें इस बारे में बताने लगा। काजल कहने लगी, मतलब हमारा शक सही था, इसे मारकर जलाया ताकि इसकी पहचान ना हो सके। वीर हम कहने लगा तो नील बोला, लेकिन अगर ये लाश भीमा की नहीं है तो किसकी है? और इसके परिजनों ने अब तक कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं करवाई? काजल कहने लगी, क्या पता उन्हें अभी इसकी मौत के बारे में पता ही ना चला हो, या ये भी हो सकता है कि किसी और थाने में रिपोर्ट दर्ज हो। वीर बोला, राइट, यही हुआ होगा। तुम आसपास के सभी थानों से मिसिंग कंप्लेंट की फाइल मंगवाओ और मिसिंग लोगों की डिटेल्स को लाश से मैच करके देखो, शायद कुछ पता चल जाए। नील बोला, ये काम मैं कर लेता हूँ।
वीर ने ओके कहा और काजल से बोला, तुम उन तीनों खूनियों को ढूंढो जिन्होंने पूरी फैमिली का मर्डर किया है। उनका जल्द से जल्द मिलना बहुत जरूरी है। काजल बोली, मैं स्टेट के थानों में भी उनकी डिटेल्स भेज देती हूँ। वीर ने हामी भरी और फिर खुद उस रात के अलग अलग जगह के सीसीटीवी फुटेज देखने लगा ताकि वो बाइक या बाइक सवार कहीं दिख जाए। वहीं सिम्मी अपने घर गई तो उसने देखा कि उसकी माँ पहले की तरह कामों में व्यस्त है। वो बोली, मम्मा आपने मुझे हेल्प करने के लिए बुलाया था ना, फिर सारे में घूम क्यों रही हो? रेस्ट क्यों नहीं कर रही? सुवर्णा जी कपड़ों की बाल्टी टेरेस की ओर ले जाते हुए बोली, अरे ये कोई काम थोड़ी है, 4 कपड़े ही तो है। सिम्मी हैरानी से बोली, हाँ तो ड्रम भर के कपड़े ले जाओ। हद करती हो यार मम्मा, जब कमर में दर्द है तो इतना वेट क्यों उठा रही हो? लाओ इधर लाओ, मैं सुखा देती हूँ। ये कहकर वो उनसे बाल्टी लेकर खुद कपड़े सुखाने चली गई। दिन में वो वेट कर रही थी कि वीर का फोन आएगा, लेकिन वीर व्यस्त था तो फोन करना भूल गया। शाम को जब वो वापस आया तो सिम्मी मुंह बनाए बैठी थी। वीर घर में दाखिल होते हुए सिम्मी से बोला, कैसी हो सिम्मी, कैसा रहा तुम्हारा दिन? सिम्मी बोली, तुमसे फोन करने के लिए कहा था ना, किया तुमने? वीर माथे पर हाथ लगाते हुए बोला, ओह सॉरी, भूल गया। एक्चुअली आज काम थोड़ा ज्यादा था तो याद नहीं रहा। तभी सुवर्णा जी वीर के लिए पानी ले आई और सिम्मी से बोली, आते ही झगड़ना शुरू कर दिया तूने। अरे दामाद जी काम से लौटे हैं, ना चाय पूछना ना पानी, सीधा लड़ने बैठ जाती है। सिम्मी मुंह बनाते हुए बोली, अभी पूछने ही वाली थी, आपने ही लाकर दे दिया तो क्यों पूछूं? सुवर्णा जी बोली, जाओ बेटा, जाकर चेंज कर लो। सिम्मी, दामाद जी को चेंज करने के लिए कपड़े दे दे। सिम्मी नकली नाराजगी दिखाते हुए बोली, चलो अब। वो अब अपने कमरे में जाने लगी और वीर उसके पीछे पीछे चला गया। शाम को वीर घर पहुंचा तो सिम्मी उससे नाराज थी। वो कमरे में जाकर वीर के लिए कपड़े निकालने लगी तो वीर ने उसे बाहों में भर लिया और बोला, अच्छा सॉरी, अब तो मुंह सीधा कर लो। सिम्मी रूखे स्वर में कहने लगी, सीधा ही है। वीर बोला, कहाँ है सीधा, अब भी टेढ़ा ही लग रहा है। सिम्मी उसे इग्नोर करते हुए अलमारी में कपड़े ऊपर नीचे करने लगी तो वीर बोला, अरे बाबा आज सच में बिजी था, केस के चक्कर में कई जगह फोन करना पड़ा, खुद चलकर जाना पड़ा, इसी वजह से तुम्हें कॉल करना याद नहीं रहा। अब तुम ही बताओ, थाने जाकर ड्यूटी करूं कि तुमसे बात करूं? तुम नहीं चाहती कि क्रिमिनल जल्द से जल्द पकड़े जाएं? सिम्मी उसके हाथ में कपड़े थमाते हुए बोली, हाँ हाँ समझ गई, ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, फटाफट चेंज करो, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। वीर उसे बाहों में भरकर मजाक करते हुए बोला, आओ साथ में चेंज करते हैं। सिम्मी उसे धकेलते हुए बोली, बिल्कुल ही बेशर्म हो गए हो, देख नहीं रहे मम्मा का घर है, उन्हें पता चल गया तो क्या सोचेंगी, चलो जाओ फटाफट। ये कहकर वो बड़ी मुश्किल से वीर से पीछा छुटाकर चाय बनाने गई। उसके जाने के बाद वीर मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचने लगा कि इसे मनाना कितना आसान है, चुटकियों में मान जाती है। सिम्मी किचन में मुस्कुराते हुए चाय बना रही थी तो सुवर्णा जी उसके चेहरे की ओर ही देखे जा रही थी। वो बोली, क्या सोचकर खुश हो रही है? सिम्मी एकदम से अपनी मुस्कान छुपाते हुए बोली, कुछ भी नहीं। सुवर्णा जी कहने लगी, हम सब दिखाई देता है मुझे, वीर को देखकर तेरे चेहरा खिल जाता है। सुवर्णा जी की बात पर सिम्मी शर्माते हुए मुस्कुरा उठी तो सुवर्णा जी बोली, ड्रावर से स्नैक्स भी निकाल लेना, वीर को भूख लगी होगी। सिम्मी ने हामी भरी और फिर एक प्लेट में वीर के लिए चाय नाश्ता लेकर चली गई। तभी अधिराज जी भी काम से लौट आए तो सुवर्णा जी ने उन्हें भी चाय दी। अब दोनों ससुर दामाद बातें करने लगे। वीर उन्हें केस के बारे में ही बता रहा था तो अधिराज जी बोले, हाँ आजकल हर जगह इसी केस की बात चल रही है, कुछ अपडेट नहीं है? वीर बोला, अपडेट तो वही है कि हमें एक लाश मिली थी जिसके पास भीमा का पहचान पत्र पड़ा हुआ था। उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसे बेहोश करके मारा गया और यहाँ जंगल में लाकर जला दिया। अधिराज जी बोले, तो तुमने क्या इन्वेस्टिगेशन की? वीर कहने लगा, हमने मंत्री यशवर्धन से इस बारे में पूछताछ की है। भीमा के घर भी गए थे लेकिन वो वहां नहीं है। उसकी माँ को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। अब खबरियों और अलग अलग थानों से मदद ली जा रही है। भीमा और खूनियों को एक साथ ढूंढने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। वो दोनों बात कर रहे थे तो सुवर्णा जी बोली, जब देखो चोरी, मर्डर, खून खराबा और क्रिमिनल्स की ही बातें होती है। अरे घर पर हो तो ढंग की बातें किया करो ना, यही बातें मिलती है आपको। कम से कम वीर को तो शांति से बैठने दिया करो। अधिराज जी बोले, अब 2 पुलिस वाले मिलेंगे तो यही बातें होंगी। सुवर्णा जी बोली, ये बातें ड्यूटी पर किया करो, घर पर नहीं। दुनिया भर की बातें होती है करने के लिए, लेकिन आपको कोई मुद्दा ही नहीं मिलता। हम भी तो घर में ही रहते हैं, हमसे भी कुछ पूछ लिया करो। अधिराज जी अब पैर पर पैर रखकर बोले, ठीक है आओ बैठो, आपसे ही बात करते हैं। सुवर्णा जी सोफे पर बैठ गई और बोली, कहिए।
अधिराज जी बोले, मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है, वो युद्ध कैसे शांत हो सकता है? अधिराज जी की बात पर वीर की हंसी छूट गई और वो सॉरी कहते हुए चाय पीने लगा। सुवर्णा जी गंभीर होकर बोली, फिर से वही बात, अभी कहा ना कि लड़ाई झगड़े खून खराबे की बात मत करो। अधिराज जी बोले, सॉरी गलती हो गई, कुछ और पूछता हूँ। तो ये बताओ कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग इस्तेमाल करती है, इस पर लगातार मुद्रास्फीति होने से क्या असर पड़ेगा? इसकी मांग और आपूर्ति किस तरह प्रभावित होगी? ग्राहक पर इसका क्या असर होगा? अधिराज जी का सवाल सुनकर सुवर्णा जी नजरें चुराने लगी और फिर उठते हुए बोली, मेरे पास आपकी तरह फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। मैं बहुत बिजी हूँ, खाना बनाना है। आप लगे रहो मिडिल ईस्ट का युद्ध सुलझाने में। जब घर में युद्ध होगा तब मत बोलना फिर। ये कहकर वो दंदनाते हुए रसोई में चली गई और सिम्मी की मदद करने लगी। उनके जाने के बाद अधिराज जी बोले, बस यही है इनका। ना खुद कोई काम करेंगी, ना हमें करने देंगी। बस हमारे काम में अड़ंगा लगाना होता है, वजह चाहे कुछ भी ना हो। वीर मुस्कुराते हुए बोला, समझ सकता हूँ सर। सिम्मी भी ऐसा ही करती है। बेमतलब की बातों पर मुंह बनाकर बैठ जाती है। रोज ड्यूटी से आकर आधा घंटा उसे मनाने में निकल जाता है। अधिराज जी एक्साइटेड होकर बोले, यही हाल सुवर्णा जी का भी है। दोनों माँ बेटी एक जैसी है। कुछ देर में डिनर रेडी हो गया तो सब साथ में डिनर करने लगे। डिनर के बाद सब आराम करने चले गए। वीर कमरे में बैठा लैपटॉप चला रहा था कि तभी सिम्मी वॉशरूम से बाहर आए और मादक आवाज में बोली, वीर ने काम करते हुए ही हम कहा तो सिम्मी फिर से बोली, इधर आओ। वीर ने उसकी ओर देखा और बोला, क्या कह रही हो? वो बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र सिम्मी पर पड़ी। एक शॉर्ट वेस्टर्न ड्रेस में वो बड़ी ही हसीन लग रही थी। ऊपर से उसने अपने गले में गुलाबी पंखों वाला बोआ स्कार्फ डाल रखा था, जिसमें वो बड़ी ही मादक लग रही थी। वीर लैपटॉप बंद करके उसे देखने लगा और बोला, अब ये क्या है? हेलेन बनकर क्यों घूम रही हो? सिम्मी इतराते हुए बोली, तुम्हें पटाने के लिए रेडी हुई हूँ। वीर मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो पहले से ही पटा हुआ हूँ। जाओ सो जाओ, मुझे काम करने दो। सिम्मी मुंह बनाती हुई बोली, जब देखो काम काम, सारा मूड खराब कर दिया। ये कहकर वो गुस्से में वॉशरूम जाने लगी तो वीर ने उसका बोआ स्कार्फ पकड़ लिया और गुनगुनाते हुए बोला, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वीर को गुनगुनाते हुए सुनकर सिम्मी का गुस्सा शांत हो गया और वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। वीर अब गुनगुनाते हुए उसके करीब आया और उसकी तारीफ करते हुए बोला, मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं? मेरा यार साहसी। चांद ने कहा, चांदनी की कसम। नहीं नहीं नहीं। सिम्मी ने उसके गले में अपना स्कार्फ डाल दिया और उसकी आंखों में देखती हुई बोली, चुरा लिया है तुमने जो दिल को। नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। वीर ने अब उसे गोद में उठा लिया और गुनगुनाते हुए बोला, मैं सांस लेता हूँ, तेरी खुशबू आती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है? वीर उसे बिस्तर पर लिटाकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब कमरे की लाइट्स धीमी हो गई और दोनों प्रेमी अपने सदाबहार प्रेम की एक दूसरे पर बरसात करने लगे। कुछ देर में सिम्मी सो गई तो वीर उसके बगल में लेटा हुआ एकटक उसे देखता रहा। सिम्मी सोते हुए कितनी शांत और मासूम लग रही थी। वीर को वो दिन याद आ रहा था जब प्रिया ने उससे कहा था कि सिम्मी को अपने प्यार का एहसास होगा तो वो खुद तुम्हारे करीब आएगी। उसे आज समझ में आ रहा था कि सिम्मी उससे कितना प्यार करती है, तभी तो उसका प्रेम और सानिध्य पाने के लिए वो नए नए तरीके आजमाती है। वीर ने अब सिम्मी का हाथ अपने हाथ में लिया और हौले से उसे चूम लिया। फिर वो सिम्मी को कंबल से ढककर खुद भी लेट गया। अगले दिन वीर थाने गया तो दुनिया भर की खबरें उसका इंतजार कर रही थी। नील एक फाइल लेकर उसके पास आया और बोला, मैंने आसपास के थानों से मिसिंग केस की फाइल मंगवाई है। उनमें से जो लाश से मैच करते हैं उन सब के फैमिली मेंबर्स को हॉस्पिटल बुलाया है लाश की पहचान करने। वीर बोला, गुड, तुम हॉस्पिटल जाकर खुद उन लोगों से मिलो और बात करो। नील ने ठीक है कहा तो काजल कहने लगी, मैंने भी पूरे स्टेट पुलिस को लाश की डिटेल भेज दी है, साथ ही मर्डर की फुटेज भी सेंड कर दी है। देखते हैं क्या होता है। एक हवलदार भी कॉल डिटेल्स लेकर आया और बोला, सर ये वो सारी कॉल डिटेल है जो आपने मंगवाई है। ये भीमा की मां की कॉल डिटेल है। बीते कई दिनों से उन्हें कोई भी संदिग्ध कॉल नहीं आया। ये दूसरी रिपोर्ट मंत्री यशवर्धन की है, इसमें भी भीमा का नंबर नहीं मिला। वीर कहने लगा, हो सकता है कि भीमा किसी और नंबर से कॉल करता हो। हवलदार बोला, लेकिन ऐसा कोई सस्पेक्ट नंबर नहीं मिला जिस पर शक किया जा सके। ज्यादातर उनके राजनीतिक दल से संबंधित लोग ही थे। वीर बोला, ठीक है तुम भीमा के घर आने वाली कॉल पर नजर रखो। वो जिंदा होगा तो कभी ना कभी कांटेक्ट करने की कोशिश जरूर करेगा। तभी एक अन्य हवलदार कुछ और सीसीटीवी फुटेज ले आया और वीर को दिखाने लगा। उसमें अपराधी बाइक से भाग रहे थे।
भागते वक्त एक जगह उनकी बाइक रुक गई तो वो सभी उतरकर बाइक स्टार्ट कर रहे थे। इस दौरान उनमें से 2 अपराधियों के धुंधले से चेहरे दिखाई दे रहे थे। वीर ने वो वीडियो देखा और बोला, इन दोनों की फोटो निकलवाओ और सभी थानों में सर्कुलेट करो। खबरियों को भी इनकी फोटो भेजो। काजल बोली, ये काम मैं करती हूँ। ये कहकर उसने फटाफट उन अपराधियों की फोटो निकलवाए और सभी जगह भेज दी। दिन में वो सभी कामों में व्यस्त थे तो वीर को उसके एक खबरी का कॉल आया। वीर ने कहा, क्या खबर है? खबरी बोला, सर वो बाइक मिल गई है। वीर खुश होते हुए बोला, वेरी गुड। कहाँ है वो बाइक? खबरी बोला, सर उस बाइक के पुर्जे अलग करके कबाड़ी बाजार में बेच दिया गया है। वीर चौंक कर बोला, व्हाट? खबरी बोला, हाँ साहब। अब क्या करना है? वीर बोला, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो काजल को बताकर बाइक के पुर्जे जब्त करने चला गया। हालांकि अब वो बाइक उसके किसी काम की नहीं थी, फिर भी उसने सभी पुर्जे जांच के लिए भिजवा दिए। वहीं नील हॉस्पिटल में गायब लोगों के परिजनों से मिल रहा था और मुर्दाघर में भीमा की लाश दिखा रहा था। उन सभी लोगों ने भीमा की लाश को देखकर पहचानने से इनकार कर दिया। नील परेशान सा सोचने लगा कि इतने लोग आए लेकिन ये किसी का भी रिश्तेदार नहीं है। आखिर ये है कौन? उसने अब अपने कुछ खबरियों को फोन किया और बोला, पता करो कि आसपास कैरोसिन किस किस दुकान पर मिलता है, और हो सके तो बीते दिनों में कैरोसिन खरीदने वाले लोगों का पता करो। वो सोचने लगा कि वीर और काजल भीमा और खूनियों को ढूंढने में व्यस्त है, इसलिए इस लाश की पहचान मुझे ही ढूंढनी होगी। आज काम ज्यादा था तो वीर देर तक वहीं रुका हुआ था। शाम तक बाइक की फोरेंसिक की रिपोर्ट भी आ गई। बाइक पर 3 लोगों की उंगलियों के निशान के साथ साथ खून के कुछ दाग भी थे। उन सभी दागों को मृतकों से मिलाया गया तो वो दाग मैच हो गए। इससे कंफर्म हो गया था कि बाइक का इस्तेमाल मर्डर के लिए किया गया था। वीर ने वकील को फोन किया और उसे फोरेंसिक रिपोर्ट के बारे में बताया। वकील बोला, ये रिपोर्ट खूनियों को जेल पहुंचाने में मदद करेगी, इसे संभाल कर रखना। वो वकील से बात कर रहा था कि तभी काजल आई और बोली, वीर, मेरे खबरी का फोन आया था। वीर ने पूछा, क्या कहा उसने? काजल कहने लगी, उसने दोनों अपराधियों की पहचान कर ली है। दोनों इसी इलाके के हैं लेकिन आजकल अंडरग्राउंड है। वीर बोला, खबरी से लोकेशन पूछो, अभी जाकर धरते हैं सालों को। काजल कहने लगी, लोकेशन पूछकर क्या फायदा, वो अपने घर पर नहीं है, गायब है। वीर बोला, कोई बात नहीं, उनके घर पर रेड मारते हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। काजल ने ओके कहा और खबरी से उन दोनों के घर का पता पूछने लगी। कुछ देर में वीर जाने लगा तो काजल बोली, मैं भी चलती हूँ। वीर कहने लगा, रात होने वाली है, तुम घर जाओ। काजल बोली, रोज ही होती है, इसमें नई बात क्या है, चलो फटाफट चलो। ये कहकर वो गाड़ी में बैठने लगी। तभी वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए बोला, मैंने कहा घर जाओ, वहां तुम्हारा कोई काम नहीं है, मैं किसी और के साथ चला जाऊंगा। काजल वीर का वो हाथ देखने जिससे उसने काजल की बांह थाम रखी थी, फिर वो वीर की आंखों में देखने लगी तो वीर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वो नजरें चुराते हुए बोला, घर जाओ। काजल गहरी सांस लेकर बोली, तुम्हें आना है तो आओ, मैं जा रही हूँ। ये कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वीर का उस पर जोर नहीं चल रहा था तो वो बेमन से उसके बगल में बैठ गया। वो रास्ते में था तो उसे सिम्मी का कॉल आने लगा। सिम्मी बोली, कहाँ हो, 8 बज गए हैं। वीर बोला, मैं काम से कहीं जा रहा हूँ, 10 बजे तक आ जाऊंगा। सिम्मी कहने लगी, इतनी देर, सब ठीक तो है ना? वीर बोला, हाँ बाबा सब ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अकेला नहीं हूँ, तुम खाना खा लेना ओके। सिम्मी ने मुरझाए स्वर में ओके कहा और उसका वेट करने लगी। वहीं वीर फोन जेब में रखकर गाड़ी से बाहर देखने लगा। मौसम ठंडा था तो काजल ने अधखुली खिड़कियों को ठीक से बंद कर दिया और तेजी से गाड़ी ड्राइव करने लगी। बीच बीच में वो वीर को भी देख लेती कि उसे ठंड तो नहीं लग रही। कुछ देर में वो दोनों अपराधियों के इलाके में पहुंच गए। वहां खबरी ने उन्हें अपराधी के घर के बारे में बताया तो दोनों उस घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए। वहां उन्होंने देखा कि ज्यादा कुछ सामान नहीं था। देखने से ही पता चल रहा था कि किराए पर रह रहे होंगे। वीर और काजल ने पूरा सामान टटोला तो उन्हें एक फोन मिला। वो तलाशी ले रहे थे तो काजल की नज़र टांड पर रखे सूटकेस पर पड़ी। वो टेबल लगाए ऊपर चढ़ने लगी तो वीर बोला, नीचे उतरो, मुझे देखने दो। काजल बोली, रुको ना, निकालने दो। ये कहकर वो सूटकेस खींचने लगी। तभी वीर की आंख में धूल मिट्टी चली गई और वो एकदम से आंखें बंद किए आंखें मसलने लगा। काजल ने ये देखा तो वो तुरंत वीर के पास जाकर उसे पानी देते हुए बोली, ये लो, पानी से धो लो। वीर ने आंखों पर पानी के छींटे मारे लेकिन अब भी उसकी आंखों में दर्द हो रहा था। उसकी एक आंख भी लाल पड़ चुकी थी। वो बोला, आंख में कुछ चुभ रहा है। काजल उसकी आंख देखकर बोली, तुम्हारी आंख तो बिल्कुल लाल हो गई है, लाओ मुझे देखने दो। वो अब वीर की आंख खोल खोल कर देखने लगी।
उसकी आंख में बारीक कंकर दिख रहा था तो काजल बोली, 1 मिनट रुको। ये कहकर उसने अपनी यूनिफॉर्म में लगा पिन निकाला और बोली, बिल्कुल हिलना मत, ओके। वीर पिन देखकर बोला, पागल हो गई हो क्या, आंखें फोड़ने का विचार है तुम्हारा? काजल बोली, कहा ना चुप रहो, निकालने दो मुझे। वीर पीछे हटते हुए बोला, दूर हटो, मैं खुद निकाल लूंगा। काजल ने अब वीर का हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती उसका चेहरा पकड़कर बोली, एक बार और हिले ना तो सच में आंख फोड़ दूंगी। सीधे खड़े रहो एकदम। ये कहकर उसने पिन को बंद किया और अपने मुंह में दबा दिया। फिर वो अपने हाथों से वीर की आंख को खोलकर देखने लगी और पिन की पिछली साइड को कंकर के करीब ले जाकर उसमें कंकर को फंसाने लगी। कंकर पिन के घेरे में फंस गया और काजल ने उसे आसानी से बाहर निकाल दिया। फिर वो वीर को दिखाते हुए बोली, ये गया था आंख में। वीर पिन के पिछले सिरे में कंकर देखकर बोला, अच्छा तो तुम ऐसे धूल निकाल रही थी, मुझे तो लगा नोक चुभाने वाली हो। काजल मुंह बनाते हुए बोली, तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की है जो आज करोगे? वीर खिसियाते हुए बोला, अच्छा चलो सूटकेस खोलकर देखते हैं। उन दोनों ने सूटकेस खोलकर देखा तो उसके अंदर कपड़ों के बीच में 2 चाकू छुपाए गए थे। उन्हें देखकर वीर और सिम्मी समझ गए कि ये कत्ल में इस्तेमाल किए गए हैं। वीर और काजल ने अपराधियों के मकान की तलाशी ली तो वहां उन्हें एक मोबाइल और 2 चाकू मिले। उन्होंने उस घर को सील करके ताला लगा दिया और दोनों सबूतों को लेकर जाने लगे। रास्ते में वीर बार बार घड़ी में देख रहा था तो काजल बोली, तुम घर जाओ, मैं फोरेंसिक लैब में सामान पहुंचा दूंगी। वीर बोला, नहीं कोई बात नहीं, मैं भी चलता हूं। तभी सुवर्णा जी का फोन आने लगा तो वीर बोला, जी माँ बोलिए। सुवर्णा जी कहने लगी, बेटा सब ठीक तो है ना, आज तुम्हें आने में देर हो गई। वीर बोला, हाँ एक केस के सिलसिले में गया हुआ हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। सिम्मी से कहना चिंता ना करे। खाना खाया उसने? सुवर्णा जी इस सवाल पर चुप हो गई तो वीर बोला, ठीक है मैं बाद में बात करता हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। काजल पूछने लगी, क्या कह रही थी आंटी? वीर बोला, वही कि देर क्यों हो गई? काजल कहने लगी, पुलिस की नौकरी में देर तो हो ही जाती है, उन्हें तो पता ही होगा। वीर बोला, वो ये जानने के लिए फ़ोन नहीं कर रही थी कि मैं कहाँ हूँ, बल्कि ये जानने के लिए फ़ोन कर रही थी कि कब तक आऊँगा। जरूर सिम्मी ने अब तक खाना नहीं खाया होगा, तभी वो मुझसे देरी की वजह पूछ रही थी। काजल गाड़ी ड्राइव करते हुए बोली, मतलब उन्हें अपनी बेटी की फिक्र है, तुम्हारी नहीं? वीर बोला, नहीं ऐसा नहीं है, फिक्र है तभी तो उन्होंने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। खैर तुम नहीं समझोगी। ये कहकर वीर ने बात खत्म कर दी जबकि काजल ने चुप्पी साध ली। फिर वो दोनों फोरेंसिक लैब गए। उस वक्त लैब में कोई नहीं था तो दोनों बैठे इंतजार करने लगे। काजल को ठंड लग रही थी तो वीर बोला, चाय पीनी है? काजल बोली, यहाँ कहाँ मिलेगी? वीर बोला, बाहर कहीं मिल जाएगी, मैं देख कर आता हूँ। काजल ने ओके कहा तो वीर चाय लेने चला गया। बाहर बहुत ठंड थी तो ज़्यादातर दुकानें बंद ही थी। तभी उसे एक हॉस्पिटल दिखाई दिया तो वो वहां जाकर चाय की टपरी ढूंढने लगा। किस्मत से उसे एक चाय वाला मिल गया तो उसने 2 कप चाय ली और लैब की ओर चल दिया। लैब जाकर वो काजल को ढूंढने लगा लेकिन वो उसे कहीं नहीं दिखी। वो सोचने लगा कि कहाँ गई होगी। उसने काजल को आवाज दी लेकिन वो कहीं नहीं थी। वो चाय के कप लेकर सारे में घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र एक रूम पर पड़ी जहां दरवाजे पर कांच लगा हुआ था। वीर ने कांच से अंदर झांका तो उसने देखा कि काजल अंदर फर्श पर बेहोश पड़ी हुई है। ये देखकर वीर के होश उड़ गए और वो चाय फेंककर दरवाजा खोलने लगा। दरवाजा लॉक था तो वीर कभी हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश करता तो कभी लात से, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। हारकर उसने दरवाजे का कांच तोड़ दिया और फिर अंदर से लॉक खोलकर कमरे में दाखिल हुआ। वो दौड़कर काजल के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने काजल काजल उठो कहते हुए उसका चेहरा थपथपाया लेकिन वो नहीं उठी। तभी लैब के डॉक्टर वहां आ गए और वीर और काजल को देखकर बोले, अरे ये क्या हुआ, ये यहाँ कैसे आ गई? वीर बोला, डॉक्टर प्लीज इसे चेक करो, ये होश में नहीं आ रही। डॉक्टर ने काजल को चेक किया तो उसकी सांसें चल रही थी। डॉक्टर बोला, इसे तुरंत बाहर लेकर जाओ, शायद लैब की गैस की वजह से ये बेहोश हुई है। वीर ने हामी भरी और तुरंत उस गोद में उठाकर लैब से बाहर ले आया। फिर उसने काजल के चेहरे पर पानी छिड़का तो वो होश में आ गई। उसे सही सलामत देखकर वीर की जान में जान आई। वो बोला, क्या हुआ था तुम्हें, और तुम अंदर क्यों गई थी? काजल मदहोशी किसी हालत में बोली, वो मुझे लैब में कुछ गिरने की आवाज़ आई तो मैं अंदर जाकर देखने लगी। वहाँ कुछ धुआं सा उठ रहा था तो मुझे खांसी उठने लगी और मैं बेहोश हो गई। वीर कहने लगा, ऐसे कैसे अपने आप धुआं उठने लगा? किसी ने छेड़छाड़ की होगी लैब में। डॉक्टर कहने लगा, जरूर ये चूहों के काम होगा, यहाँ आए दिन चूहे घुस आते हैं और लैब को तहस नहस करते हैं। एक बार तो एक डेड बॉडी का अंगूठा कुतर दिया था चूहों ने। वीर बोला, तो आप कुछ करते क्यों नहीं?
डॉक्टर बोला, मैं यहाँ सिर्फ काम करने आता हूँ, देखभाल के जिम्मा जिनका है वो तो खुद कुछ करते नहीं। मैं तो बोल बोल कर थक गया हूँ। सरकारी इमारतें ऐसी ही होती है, कोई प्राइवेट लैब होती तो ये सब थोड़ी होता। वीर खींचते हुए बोला, अच्छा ठीक है, हम ये सूटकेस लेकर आए हैं, इसके अंदर 2 चाकू मिले हैं, इनकी जांच करनी है। डॉक्टर बोला, ठीक है, मैं कल तक तुम्हें रिपोर्ट सेंड कर दूंगा। वीर ने शुक्रिया कहा और फिर काजल को लेकर जाने लगा। काजल की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी और ऊपर से वो काम भी रही थी, तो वीर ने उसे गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। फिर वो उसे पास के हॉस्पिटल ले गया। वहां जाकर वो बोला, चलो उतरो। काजल बोली, नहीं मुझे ठंड लग रही है। वीर बोला, जानता हूँ, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। काजल मना करने लगी तो वीर ने उसे अपनी जैकेट भी उतार कर पहना दी और फिर जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल ले गया। वहां जाकर उसने डॉक्टर को बताया कि ये लैब में गैस की वजह से बेहोश हो गई थी, इसका अच्छे से चेकअप कर दो। डॉक्टर ने उसे चेक किया और फिर बचाव के लिए कोई दवाई भी दी। वो बोला, सब ठीक है, चिंता वाली कोई बात नहीं है, आप इन्हें घर ले जा सकते हो। काजल कहने लगी, मुझे बहुत ठंड लग रही है डॉक्टर। डॉक्टर बोला, बेहोशी की वजह से, लेकिन आप घर जाकर रेस्ट करेंगी तो बेटर फील करेंगी। वीर काजल को कुछ देर वेट करने के लिए कहकर चाय लेने चला गया। फिर उसे काजल को चाय दी। चाय पीकर उसे थोड़ा बेहतर लगने लगा। वो बोला, चलो घर चलते हैं। काजल ने हामी भरी तो वीर उसे गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगा। रास्ते में काजल कहने लगी, मेरा घर नजदीक है, मुझे यहीं उतार दो। वीर बोला, नहीं, आज तुम हमारे साथ रहोगी। काजल बोली, क्या मतलब? वीर कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मेरे साथ चलो। काजल लेकिन कहने लगी तो वीर बोला, मुंह बंद रखो। ये कहकर उसने तेजी से गाड़ी दौड़ाई और घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने जैसे ही घंटी बजाई तो सिम्मी ने झट से दरवाजा खोल दिया। वो खुश होते हुए वी कह ही रही थी कि काजल को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। उसने देखा कि काजल ने वीर की जैकेट पहनी हुई है। उसे देखकर सिम्मी के चेहरे से खुशी के भाव गायब हो गए। वीर सिम्मी से बोला, काजल की अचानक तबीयत खराब हो गई थी तो मैं इसे यहाँ ले आया। सिम्मी बुझे मन से बोली, कोई बात नहीं, अंदर आओ। वीर ने काजल को सहारा दिया और अंदर ले जाने लगा। उस वक्त सुवर्णा जी भी हॉल में ही थी और सिम्मी के चेहरे को देखकर उसके भाव समझ गई थी। वीर ने काजल को सोफे पर बैठाया तो सुवर्णा जी पूछने लगी, क्या हुआ काजल बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वीर ने उन्हें पूरी बात बताई तो सुवर्णा जी बोली, एक काम करो, तुम कमरे में रेस्ट करो, बाहर बहुत ठंड है, मैं तुम्हारे लिए खाना वहीं भिजवाती हूँ। काजल ने हामी भरी तो सुवर्णा जी उसे सहारा देते हुए कमरे में ले गई और उसे गर्म कपड़े पहनने के लिए दिए। वहीं बाहर सिम्मी उतरी हुई शक्ल लिए वीर से बोली, तुम भी हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। वीर ने हामी भरी और फटाफट कमरे में जाकर चेंज करके आ गया। सिम्मी ने टेबल पर उसके लिए डिनर लगाया तो वीर कुर्सी पर बैठते हुए बोला, काजल ने भी दोपहर से कुछ नहीं खाया है, उसके लिए खाना भिजवा दो। सिम्मी कहने लगी, मम्मा लेकर गई है, उसी के रूम में है। वीर ने ओके कहा तो सिम्मी उसे खाना सर्व करने लगी। वीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे बैठाया और बोला, चलो तुम भी खा लो, तुमने भी नहीं खाया है ना। सिम्मी बोली, नहीं मैंने खा लिया था, तुम खाओ। वीर बोला, मेरी सिम्मी मेरे बिना खाना खा ले, ऐसा हो ही नहीं सकता, देखो पेट कितना अंदर चला गया है, माइनस में हो गई है कमर। ये कहते हुए वो सिम्मी की कमर पर ठंडे हाथ लगाने लगा तो सिम्मी वीर कहने लगी। वीर ने एक कौर तोड़ते हुए सिम्मी की ओर बढ़ाया और बोला, चलो मुंह खोलो। सिम्मी ने मुंह खोला तो वीर ने उसे खाना खिला दिया। वीर का प्यार देखकर सिम्मी की आंखें भर आई और वो खुद भी उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। वो बोली, तुमने इतनी देर कर दो तो मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लेकिन तुम काजल के साथ थे और तुमने बताया भी नहीं। वीर बोला, अरे मैंने उसको कितना बोला कि मत आ मेरे साथ, लेकिन वो मानी नहीं, फिर लैब जाकर तबीयत खराब करवा ली, उसके चक्कर में ही इतनी देर हो गई, वरना कब का आ जाता। सिम्मी कहने लगी, उसकी तबीयत खराब थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर आते, घर क्यों लाए। वीर बोला, डॉक्टर ने ही कहा कि घर जाकर आराम करो, अब वो अकेली सब कुछ कैसे मैनेज करती, इसलिए सोचा यहाँ ले आऊं। एक दिन की ही तो बात है सिम्मी, क्यों नाराज हो रही हो। सिम्मी अब चुपचाप वीर के साथ डिनर करने लगी। वहीं काजल भी डिनर के बाद आराम से सो गई। आज वीर को घर आने में देर हो गई थी तो सिम्मी और वीर ने देर से ही डिनर किया और सोने चले गए। काजल भी डिनर करके आराम कर रही थी। उसे रह रहकर वीर का उसकी मदद करना याद आ रहा था। वीर का उसे जैकेट पहनाना, उसे सहारा देकर ले जाना, चाय लेकर आना, उसकी फिक्र करना, ये सब सोचकर उसके पेट में तितलियां उड़ रही थी। वो ख्यालों में उन्हीं पलों को फिर से महसूस कर रही थी कि तभी उसका फोन बजने लगे। काजल ने देखा कि कमल का मैसेज आया हुआ है।
उसने देखा कि सुबह से कमल ने कई मैसेज किए हुए हैं, लेकिन वो व्यस्तता के कारण देख नहीं पाए। काजल ने रिप्लाई दिया, सॉरी मैं बिजी थी, अभी मैसेज देखा। कमल ने तुरंत उसके मैसेज का जवाब दिया, अब फ्री हुई हो इतनी रात? काजल ने मैसेज किया, हाँ एक जरूरी केस के सिलसिले में गई थी, थोड़ी देर पहले ही लौटी हूँ। कमल ने कहा, मैं आज शाम दिल्ली आया था, सोचा था तुमसे मिलूंगा, तुम्हारे घर भी गया था, लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। वैसे तुम हो कहाँ? कमल के जवाब पर काजल सोच में पड़ गई कि क्या कहूँ। उसने जवाब दिया, आज आने में देर हो गई थी तो एक फ्रेंड के घर पर रुक गई। कल सुबह तुमसे मिलती हूँ। अभी सो रही हूँ। गुड नाइट। फोन बंद करके वो आराम करने लगी तो उसे ख्याल आया कि जल्द ही उसकी और कमल की शादी होने वाली है। फिर भी वो वीर के ख्वाब क्यों देख रही थी? क्यों उसे भुला नहीं पा रही? ये जानते हुए भी कि वीर अब सिम्मी का पति है और मैं किसी और से शादी करने वाली हूँ, मैं उसके बारे में क्यों सोच रही हूँ? यहाँ काजल अपनी भावनाओं को लेकर उलझन में थी, वहीं सिम्मी काजल के साथ वीर की बढ़ती नज़दीकी को लेकर चिंता में थी। वो दोनों कमरे में जाकर सोने लगे तो वीर ने सिम्मी को बाहों में भर लिया और उसकी कमर पर हाथ रखे सो गया। जबकि सिम्मी को देर तक नींद नहीं आई। वो सोचने लगी कि वीर शादी से पहले काजल को पसंद करता था, कहीं वो फिर से काजल को पसंद तो नहीं करने लगा है। उसे बार बार वो दृश्य याद आता जब वीर की जैकेट काजल ने पहनी थी और वीर उसे सहारा देकर अंदर ला रहा था। वो दृश्य याद करके वो बेचैन हो रही थी। फिर उसे ख्याल आया कि काजल की तो शादी होने वाली है। वो करवट लेकर सोचने लगी कि उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए ताकि मेरी चिंता कम हो। अगली सुबह वीर सोकर उठा तो काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। थकान की वजह से उसे रात को बहुत अच्छी नींद आई। उठने के बाद उसने बगल में देखा लेकिन सिम्मी वहां नहीं थी। वो सोचने लगा कि शायद रसोई में होगी। वो उठकर नहाने चला गया और फिर तैयार होकर नीचे आ गया। वो हॉल में आकर बैठा ही था कि नौकर उसके लिए चाय ले आया। वीर ने थैंक्स कहा और बोला, सिम्मी कहाँ है? नौकर बोला, वो रसोई में मैडम के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। वीर ने ओके कहा तो नौकर जाने लगा। वीर ने उसे फिर से आवाज देकर पूछा, अच्छा वो काजल उठी? नौकर बोला, नहीं अभी तक तो नहीं। वीर ने कहा, ठीक है तुम जाओ। नौकर जी कहकर चला गया तो वीर सोचने लगा कि काजल अब तक उठी नहीं, उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना, जाकर देखूं क्या। वो सोच ही रहा था कि तभी सिम्मी हाथ पोंछते हुए हॉल में आ गई और वीर से बोली, उठ गए? वीर बोला, हाँ जस्ट उठा। अच्छा तुम काजल को देखने गई? वो अभी तक उठी नहीं है। वीर को काजल की फिक्र करते देख सिम्मी को थोड़ा बुरा तो लगा लेकिन वो सामान्य व्यवहार करते हुए बोली, नहीं अभी तो नहीं गई, रुको देखकर आती हूँ। वीर ने हामी भरी तो सिम्मी गेस्ट रूम की तरफ जाने लगी। तभी अचानक से डोरबेल बजी तो सिम्मी रुक गई और दरवाजा खोलने चली गई। वीर हॉल में बैठे बैठे सोचने लगा कि इतनी सुबह कौन आया होगा। बेल की आवाज सुनकर सुवर्णा जी भी रसोई से बाहर आ गईं। सिम्मी ने दरवाजा खोला तो एक नौजवान उसके सामने गुलदस्ता लिए खड़ा था। सिम्मी उसे अचरज से देखती हुई बोली, आप कौन? वो नौजवान बोला, जी मैं कमल। सिम्मी सोचते हुए बोली, सॉरी लेकिन मैं किसी कमल को नहीं जानती। तभी सुवर्णा जी आवाज देते हुए पूछने लगी, कौन है बेटा? सिम्मी कहने लगी, कोई मिस्टर कमल आए हैं। सुवर्णा जी भी कमल सुनकर दरवाजे की तरफ आई और बोली, कौन हो बेटा, हमने तुम्हें नहीं पहचाना। वीर भी बैठे बैठे सोचने लगा कि ये कमल कौन है, नाम सुना हुआ सा लग रहा है। तभी काजल ने आवाज देकर कहा, ये मुझसे मिलने आए हैं। काजल की आवाज सुनकर सब उसकी ओर देखने लगे तो सुवर्णा जी बोली, तुमसे मिलने? काजल मुस्कुराकर बोली, जी आंटी, दरअसल ये मेरे मंगेतर है, अगले महीने हमारी शादी होने वाली है। सुवर्णा जी ओह कहते हुए बोली, आओ कमल बेटा अंदर आओ। वो कमल का स्वागत करने लगी और उसे हॉल में ले आई। वहां कमल ने काजल को गुलदस्ता दिया और काजल गुलदस्ता लिए उसे थैंक्स कहने लगी। फिर वीर ने कमल से हाथ मिलाया और उसे हेलो कहने लगा। वो गौर से कमल की बोलचाल और हाव भावों को देख रहा था, मानो उसे आंखों से ही नाप तोल रहा हो। कमल सोफे पर आकर बैठ गया तो सुवर्णा जी बोली, काजल बेटा तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, तुमने बताया नहीं कि शादी कर रही हो। काजल मुस्कुराते हुए बोली, बस आंटी मामा मामी की इच्छा थी कि मैं शादी कर लूं। फिर मुझे भी लगा कि शादी की उम्र हो गई है तो कर ही लेनी चाहिए। कमल जी भी अच्छे इंसान है तो मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। सुवर्णा जी बोली, बहुत अच्छा किया तुमने, सही समय पर शादी बहुत जरूरी है। तभी कमल काजल से कहने लगा, तुम बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब थी, अब तुम ठीक हो? काजल बोली, हाँ अब मैं ठीक हूँ। कल लैब में गैस की वजह से मैं बेहोश हो गई थी तो मेरे कुलीग वीर मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और ट्रीटमेंट करवाया। फिर यही मुझे घर लेकर आए। फिर यहाँ आंटी ने मेरी अच्छे से केयर की तो ठीक तो होना ही था। काजल सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बोली। कमल वीर को देखते हुए बोला, थैंक यू सो मिस्टर वीर, आपने मेरी काजल की हेल्प की, इसके लिए थैंक यू सो मच।
और आंटी आपको भी थैंक्स काजल की केयर करने के लिए। तभी सिम्मी पूछने लगी, वैसे आपको कैसे पता चला कि काजल यहाँ है? कमल बोला, काजल ने ही मैसेज में बताया था कि वो आपके घर है। कल रात मैंने इनसे पूछा था कि कहाँ हो, तो इन्होंने कहा था कि अपनी दोस्त सिम्मी के घर है। तो मैंने पुलिस स्टेशन जाकर आपका एड्रेस लिया। सॉरी अगर आपको परेशानी हुई हो। सिम्मी बोली, नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टा हमें बहुत खुशी हुई कि आप यहाँ आए। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आप साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। सिम्मी जानबूझकर काजल और वीर को सुनाते हुए बोली। कमल मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स। वैसे 4 दिन बाद हमारी सगाई है, तो आपको जरूर आना है। सगाई की बात सुनकर काजल चौंक गई और बोली, क्या 4 दिन बाद? कमल बोला, हाँ, लेकिन तुम ऐसे हैरान क्यों हो रही हो? मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें मैसेज में बताया था ना कि अगले हफ्ते सगाई है। देखा नहीं तुमने? काजल याद आने का नाटक करते हुए बोली, अच्छा हाँ, किया था मैसेज। लेकिन 1 हफ्ता इतनी जल्दी बीत गया, पता ही नहीं चला। कमल बोला, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, तुम्हें शॉपिंग पर ले जाने। काजल फीका सा मुस्कुराते हुए, अच्छा, कहने लगी तो कमल सुवर्णा जी से बोला, आप लोगों की इजाजत हो तो मैं काजल को ले जाऊं? सुवर्णा जी मजाक करते हुए बोली, हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ, तुम्हारी ही अमानत है। फिर काजल ने सबको बाय कहा और बेमन से कमल के साथ शॉपिंग पर चली गई। काजल को लेने कमल आया था तो वो उसके साथ शॉपिंग पर निकल गई। उसके जाने के बाद सिम्मी वीर के पास बैठकर बोली, दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है ना? वीर जो कि अखबार पढ़ रहा था, हमें जवाब देने लगा। सिम्मी बोली, अब तो दोनों की 4 दिन बाद सगाई भी है। मैंने तो सोच लिया है, काजल की शादी और सगाई के लिए नए कपड़े लूंगी। पैसे दे देना मुझे। वीर बोला, ठीक है बाबा, ले लेना। सिम्मी फिर से बोली, वैसे तुम्हें कुछ पता है, काजल शादी के बाद भी जॉब करने वाली है। वीर अखबार में नजर गड़ाए बोला, भगवान जाने। सिम्मी अंदाजा लगाते हुए बोली, शायद वो ट्रांसफर ले लेगी, जॉब मुश्किल ही छोड़ेगी। वीर फिर से हम में जवाब दे रहा था कि तभी सुवर्णा जी ने सिम्मी को आवाज दी, सिम्मी बेटा, इधर आना। सिम्मी आई, कहते हुए उठकर किचन में चली गई। वहां सुवर्णा जी नाश्ता बना रही थी तो उन्होंने सिम्मी से मदद करने के लिए कहा। सिम्मी अपनी मां की मदद करने लगी तो सुवर्णा जी बोली, तुझे पता है सिम्मी, शक बहुत बुरी बीमारी है। सिम्मी ने क्या कहा तो सुवर्णा जी बोली, शक का दीमक जिस रिश्ते में लग जाए ना, वो रिश्ता फिर खोखला हो जाता है। सिम्मी बोली, मैं आपकी बात का मतलब समझी नहीं। सुवर्णा जी सिम्मी की ओर देखते हुए बोली, तू वीर और काजल को लेकर परेशान है ना? सिम्मी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। सुवर्णा जी बोली, मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं सिम्मी। तेरे दिमाग में कब क्या चलता है मुझे पता चल जाता है। और शायद वीर को भी समझ आ जाता हो। वो कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि तू उस पर शक करे। लाखों में एक है वीर, ऐसे लड़के किस्मत वालों को मिलते हैं। सिम्मी बोली, ऐसी बात नहीं है मॉम, मैं उस पर शक नहीं करती। बस उसे काजल की केयर करते देखकर थोड़ा बुरा लगता है। मुझे काजल की आंखों में वीर के लिए प्यार दिखता है। वो और वीर दोनों पहले एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन फिर वीर की शादी मुझसे हो गई, तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं उन दोनों के अंदर वो प्यार फिर से ना जाग जाए। सुवर्णा जी बोली, प्यार कोई दिवाली का बल्ब नहीं है जो जलता बुझता है। प्यार अखंड लौ की तरह है जो हमेशा हमारे मन मंदिर में प्रज्वलित होता है। अगर काजल को वीर से प्यार होगा तो वो कुछ भी करके खत्म नहीं किया जा सकता। और रही बात वीर की, उसकी मैं गारंटी लेती हूँ कि वो तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता। सिम्मी बोली, ये आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? सुवर्णा जी बोली, जो जीबी रोड जाकर लौटी लड़की को अपना ले, उस लड़के से ज्यादा पवित्र प्रेम कोई कर ही नहीं सकता। मैं एक बार को तुझ पर शक कर सकती हूँ, लेकिन वीर पर नहीं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मर्द अगर वेश्या से भी मोहब्बत कर ले तो ये नहीं देखा कि वो कितने बिस्तर सो चुकी है। लेकिन ये कहावत सिर्फ मर्दों पर लागू होती है, औरत बदलने वाले नामर्दों पर नहीं। और वीर उन मर्दों में से एक है जो पहले तो प्यार नहीं करते और जब करते हैं तो बेपनाह करते हैं। उन्होंने विश्वास से कहा। सिम्मी अब थोड़ी ठंडी पड़ गई और बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे भी वीर पर यकीन है मॉम। लेकिन कल रात वो दोनों जिस तरह साथ आए थे, वो देखकर मैं अपने मन को शक करने से रोक नहीं पाई। मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। वीर को क्या जरूरत थी घर लाने की? उसकी तबीयत खराब थी तो हॉस्पिटल भी तो छोड़ सकता था। सोचो अगर यही काम पापा ने किया होता तो आप क्या सोचते? सुवर्णा जी हंसते हुए बोली, मैं तेरी मानसिक हालत समझ सकती हूँ बेटा। मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ। तेरे पापा भी अपनी जवानी में कई बेसहारा औरतों की मदद कर चुके हैं। जब जब मुझे पता चलता था कि आज उन्होंने किसी औरत की पैसों से मदद की या उसे उसके रहने खाने का इंतजाम किया, तो मुझे भी उन पर शक होने लगता था। लेकिन अब समझ आता है कि वो सिर्फ मेरा वहम था। बेटा, मर्दों का दिल ना रुई की तरह नर्म होता है।
ये बाहर से तो पत्थर दिखते हैं लेकिन अंदर से मोम के बने होते हैं। औरत को तकलीफ में देखकर इनका दिल पिघल उठता है, चाहे वो औरत कोई भी हो। वो कहते हैं ना, दुनिया को अपने कदमों तले रखने वाला मर्द औरत के महज एक आंसू पर उसके कदमों में बिछ जाता है। औरतों को पैरों की जूती समझने वाले यही मर्द औरत की एक अदा पर अपनी बुद्धि हार जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर औरत पर फिदा हो जाएं। वो सिर्फ उनसे सहानुभूति रखते हैं, ना कि उनसे आकर्षित होते हैं। सिम्मी उत्सुकता से पूछने लगी, तो क्या वीर भी काजल से सिर्फ हमदर्दी रखते हैं? सुवर्णा जी सिम्मी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सही कहा बेटा। वो सिर्फ काजल की मदद कर रहा था। उसकी जगह तू होती तो मुझे यकीन है कि तू भी काजल की मदद करती। इसलिए अब से ये फिजूल की बातें सोचना छोड़ दे और अपने रिश्ते पर ध्यान दे। सिम्मी ने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर दोनों माँ बेटी नाश्ता बनाने लगी। कुछ देर में अधिराज जी तैयार होकर नाश्ते के लिए आए और सोफे पर गुलदस्ता देखकर बोले, अरे ये गुलदस्ता कहाँ से आया? सुवर्णा जी ने उन्हें कमल और काजल के बारे में बताया तो अधिराज जी बोले, वो यहाँ कब आई थी? सुवर्णा जी बोली, वो और वीर दोनों देर रात आए थे। उसकी तबीयत खराब थी तो वीर उसे यहीं ले आया था। वीर ने अधिराज जी को पूरी बात बताई तो अधिराज जी बोले, सही किया तो मंजू यहाँ ले आए। बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे भी अक्सर उसकी फिक्र लगी रहती है। अच्छा है जो अब वो शादी कर रही है। कम से कम उसकी देखभाल करने के लिए कोई तो होगा। वीर ने हामी भरी तो अधिराज जी बोले, मेरी नींद में ही इतने काम हो गए और मुझे पता भी नहीं चला। खैर चलो फटाफट नाश्ता लाओ, मुझे ड्यूटी जाना है, उन्होंने सुवर्णा जी से कहा। वहीं कमल काजल को लेकर शॉपिंग पर निकल गया। दोनों ने पहले एक रेस्टोरेंट में नाश्ता किया और फिर कपड़ों और गहनों की शॉपिंग करने लगे। काजल शॉपिंग तो कर रही थी लेकिन उसके अंदर कोई खास उत्साह नहीं था। कमल जो कपड़ा दिखाता वो हर कपड़े को अच्छा बता देती। जो गहने पूछता हर गहने को सुंदर बता देती। कमल ने कुछ देर तो इग्नोर किया लेकिन फिर पूछ ही बैठा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अपसेट लग रही हो? काजल बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आज ठंड ज्यादा है ना तो आलस आ रहा है। कमल बोला, तो एक काम करते हैं, कहीं होटल में चलकर आराम करते हैं। काजल सरसरी नजर से कमल को देखने लगी तो कमल हंसते हुए बोला, अरे बाबा 2 कमरे ले लेंगे। काजल मुंह फेरते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, ठीक हूं मैं, और कुछ काम है तो बताओ, मुझे ड्यूटी भी जाना है। काजल का लहजा देखकर कमल पूछने लगा, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? काजल ने हम में जवाब दिया तो कमल बोला, अगर तुम खुश नहीं हो तो मना भी कर सकती हो, मैं तुम्हें शादी के लिए फोर्स नहीं करूंगा। काजल नजरें चुराते हुए कहने लगी, ऐसी बात नहीं है, मैं खुश हूं। कमल बोला, लेकिन तुम खुश दिखती नहीं हो, हमेशा उखड़ी हुई रहती हो। अगर मेरे साथ खुश हो तो कभी दिखाती क्यों नहीं? मुझे भी तो एहसास हो कि तुम खुश हो। तभी काजल बिफरते हुए बोली, क्या करूं कि तुम्हें एहसास हो कि मैं खुश हूं? जोर जोर से हंसकर दिखाऊं या नाचूं गाऊं तुम्हारे साथ? मेरी माँ को मरे अभी कुछ ही वक्त हुआ है, मैं अभी तक उनके दुख से उभरी भी नहीं थी कि शादी तय हो गई। ऐसे में तुम चाहते हो कि मैं हमेशा मुस्कुराती फिरूं, मजे करूं? काजल को गुस्से में देखकर कमल हैरान सा उसे देखे जा रहा था। उसने आज से पहले काजल को इतना बोलते कभी नहीं सुना था। काजल के गुस्से को देखकर वो कुछ पल के लिए सहम सा गया। काजल और कमल शॉपिंग पर गए थे जहां काजल उखड़ी हुई सी थी। कमल को उस पर शक होने लगा कि कहीं ये शादी से नाखुश तो नहीं है, इसलिए उसने उसके रूखे व्यवहार की वजह जाननी चाहिए, लेकिन इस पर काजल बिफर गई और उसने कमल को 2-4 बातें सुना दी। सब कुछ कह लेने के बाद वो गुस्से में मुंह फेर कर खड़ी हो गई और कमल अवाक सा उसे एकटक देखे जा रहा था। वो कुछ पल के लिए शॉक में था, फिर संभल कर बोला, आई एम सॉरी काजल, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि तुम अपनी माँ को लेकर इतनी इमोशनल हो। तुम हमेशा काम में बिजी दिखती हो तो मुझे लगा कि शायद अब तुम उनके जाने के गम से उबर गई हो। गलती मेरी है, मुझे समझना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी, प्लीज माफ कर दो, आगे से कभी तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करूंगा। कहो तो सबके सामने कान पकड़ने के लिए भी तैयार हूं। ये कहकर वो सड़क पर ही कान पकड़ने लगा। काजल ने गुस्से में उसे उल्टा सीधा कह तो दिया लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि कमल की कोई गलती नहीं थी। वो बस मुझे खुशी तो देखना चाहता था। गलत तो मैं हूं जो आज भी वीर को अपने दिल से नहीं निकाल पाए। ये बेचारा तो मुझे खुश करने के तरीके ढूंढता है। गुस्सा ठंडा होने पर उसने देखा कि कमल कान पकड़े खड़ा था तो उसने कमल के हाथ नीचे किए और बोली, सॉरी मत बोलो, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं ही थोड़ा ओवर रिएक्ट कर गई। कमल बोला, तुम चाहो तो मुझे डांट सकती हो या 1-2 डंडे लगा दो, लेकिन नाराज मत होना। तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारी तस्वीर देखते ही मैंने तुम्हें पसंद कर लिया था। फिर तुमसे मिलने के बाद तुम्हारा साफ शब्दों में बातें करना, कॉन्फिडेंट रहना, ये सब गुण मुझे अच्छे लगे। मैं हमेशा तुम्हारी जैसी लड़की चाहता था जो कंधे से कंधा मिलाकर चल सके।
मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ काजल, आई लव यू। कमल ने बड़ी ही संजीदगी से कहा तो काजल का गुस्सा ठंडा हो गया। उसने हम में जवाब दिया तो कमल ने उसे गले लगा लिया। वो बोला, देखना एक दिन तुम भी मुझसे प्यार करने लगोगी। मैं इंतजार करूंगा उस दिन का जब तुम्हारे अंदर भी मेरे लिए प्यार जागेगा। कमल ने उसे गले लगा रखा था लेकिन उसके अंतर्मन में अब भी एक दीवार थी जो कमल को अंदर आने से रोक रही थी। इसीलिए जब कमल ने उसे गले लगाया तो उसका मन भारी सा होने लगा और वो कुछ क्षणों में ही उससे अलग हो गई। वो बोली, चलो बाकी शॉपिंग कर लेते हैं। कमल मुस्कुराकर बोला, बिल्कुल। फिर दोनों एक शोरूम में चले गए। वहीं वीर भी नाश्ता करके ड्यूटी के लिए तैयार होने लगा तो सिम्मी बोली, अच्छा सुनो। वीर ने हम कहा तो सिम्मी कहने लगी, मैं क्या कह रही थी, क्यों ना हम किसी दिन घूमने चलें। बहुत दिन हो गए हैं, ना कहीं मूवी देखने गए ना शॉपिंग। वीर बोला, मैं तो बिजी हूँ आजकल, तुम अपनी मॉम के साथ चली जाना। अभी बोल रही थी ना तुम कि काजल की सगाई के लिए कपड़े लेने हैं तो शॉपिंग कर लेना। सिम्मी जिद करते हुए बोली, मुझे तुम्हारे साथ जाना है। शॉपिंग ना सही, कहीं और चलो, बस चलो। वीर बोला, क्या हो गया है सिम्मी, क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो। बोल रहा हूं ना कि आजकल काम ज्यादा है। कल रात देखा कितनी देर हो गई थी, कब लेकर जाऊं तुम्हें। सिम्मी अब मुंह बनाए परेशान सी बिस्तर पर बैठ गई। वीर उसके पास आकर बोला, क्या प्रॉब्लम है, क्यों खुश नहीं हो। सिम्मी बोली, जब से यहाँ आई हूँ पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमसे दूर हो गई हूँ। अपने घर में थे तो साथ साथ रहते थे, मिलकर काम करते थे, एक दूसरे की नज़र के सामने थे, लेकिन यहाँ आने के बाद तुम और ज़्यादा बिजी हो गए हो। हम वापस कब चलेंगे। वीर उसे भरोसा दिलाते हुए बोला, जल्द ही। एक बार मैं इस केस से फ्री हो जाऊं और तुम्हारी मॉम की तबीयत ठीक हो जाए फिर हम घर वापस चलेंगे। सिम्मी बोली, मॉम ठीक ही है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। उन्होंने मुझे यहाँ क्यों रखा है मुझे समझ नहीं आ रहा। जरूर ये तुम्हारा और मेरे पेरेंट्स का ही कोई प्लान है जो मुझे इतने दिनों से यहाँ रखा हुआ है। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम सब जो भी कर रहे हो मेरे भले के लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैं बस यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे अपने घर जाना है। वीर उसका हाथ अपने हाथ में लिए बोला, जब तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है तो मेरे कहने पर थोड़ा और इंतजार कर लो। जल्द ही मेरा काम खत्म होने वाला है, काम पूरा होने के बाद हम दोनों घर वापस चलेंगे, ओके, आई प्रॉमिस। सिम्मी नाराजगी भरा चेहरा लिए उसकी ओर देखने लगी और फिर बोली, पक्का प्रॉमिस। वीर मुस्कुराकर बोला, एकदम पक्का। वीर की बात पर सिम्मी मुस्कुरा दी और फिर वीर को उसका सामान जैसे रुमाल, बेल्ट और वॉलेट इत्यादि देने लगी। कुछ देर बाद वीर थाने के लिए निकल गया। वहां जाकर वो अपने केबिन में गया और चपरासी को चाय के लिए कहने लगा। चपरासी उसके लिए चाय ले आया तो वीर चाय का घूंट भरते हुए बोला, कहाँ से लेकर आए हो, जहाँ से काजल लाती है वहां से लाया करो। इसमें ना अदरक है ना इलायची, फीकी लग रही है। चपरासी बोला, सर यहाँ एक ही चाय वाला है, वो सबके लिए ऐसी ही चाय बनाता है। वो तो काजल मैडम आपके लिए स्पेशल चाय बनवाती थी, बाकी सबको यही चाय मिलती है यहाँ। वीर ने ओके कहा और बोला, ठीक है नील को भेज दो। चपरासी ने ओके सर कहा और नील के केबिन में जाकर उसे वीर से मिलने के लिए कहा। नील एक फाइल लिए लंगड़ाते हुए आ रहा था तो वीर ने पूछा, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चल रहे हो। नील बोला, कुछ नहीं, थोड़ा पैर में दर्द है। वो एक्सीडेंट हुआ था ना तो आजकल ठंड में हड्डियां ज्यादा दर्द करती है। वीर फिक्र करते हुए बोला, तो दवाई ले लेते कुछ, ऐसे काम कैसे करोगे। नील कहने लगा, डोंट वरी, इतना ज्यादा नहीं है। राधा ने एक आयुर्वेदिक तेल बनाया है, उससे मालिश कर रहा हूँ, जल्द ही ठीक हो जाएगा। वीर ने हम कहकर हामी भरी तो नील बोला, अच्छा मैंने सुना कि कल तुम और काजल सस्पेक्ट के रूम पर रेड मारने गए थे, कुछ मिला वहां। वीर बोला, हाँ चाकू और एक फ़ोन मिला था। चाकू हमने फोरेंसिक लैब में दे दिया है, इस फ़ोन की डिटेल निकलवानी है। वो फ़ोन देते हुए बोला। नील फ़ोन लेते हुए बोला, मैं शर्मा जी को कह देता हूँ, वो निकलवा देंगे। वीर ने हामी भरी और अपनी टीम के सभी लोगों को केबिन में बुलाया। वो सबसे केस के बारे में अपडेट लेने लगा। एक पुलिसकर्मी बोला, सर मैं मंत्री यशवर्धन और भीमा के घर वालों पर नज़र बनाए हुए हूँ, अभी तक कुछ भी सस्पेक्टेड नहीं लगा। दूसरा बोला, उनके फ़ोन कॉल्स पर भी अभी तक कोई शक करने लायक एक्टिविटी नहीं हुई है। तीसरा बोला, आपने सस्पेक्ट के जो फोटो निकलवाने के लिए कहे थे वो हमने पड़ोस के राज्यों में भेज दिए हैं। यूपी पुलिस इसमें हमारी मदद कर रही है। वीर काम कर रहा था तो उसे वकील का कॉल आने लगा। वकील बोला, आज कोर्ट में सुनवाई है, तुम आ रहे हो कि काजल। वीर बोला, मैं आ रहा हूँ। वकील कहने लगा, ठीक है आधे घंटे में पहुंचो, मैं वेट कर रहा हूँ। वीर ने हामी भरी और कोर्ट के लिए निकल गया। वहां जज ने भीमा के गायब होने की वजह पूछी तो वकील ने बीते कुछ दिनों की सभी घटनाओं का जिक्र किया, जिसमें भीमा के गायब होने से लेकर पीड़ित की फैमिली का मर्डर और भीमा की लाश मिलने तक की सभी घटनाओं का जिक्र था।
वकील ने कहा, सर ये केस 2-3 अलग अलग जगह चल रहा है, कहीं जमीन हड़पने के लिए है तो कहीं मर्डर के लिए। हमें सच्चाई की तह तक जाने में समय लगेगा, इसलिए आप हमें थोड़ा समय और दीजिए। जज ने कहा, ठीक है, हम 1 हफ्ते का समय और देते हैं, उसके बाद भी अगर भीमा पेश नहीं हुआ तो जमीन का फैसला कागजातों के आधार पर किया जाएगा। कोर्ट से निकलने के बाद वीर बोला, क्या हुआ अगर भीमा 1 हफ्ते में नहीं भी मिला तो? जमीन तो उन्हें ही मिल जाएगी जिनकी थी। वकील बोला, गलतफहमी में हो वीर, वो जमीन भीमा ने जबरन अपने नाम करवा ली थी, उसके सारे लीगल कागज बने हुए हैं। अगर भीमा कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ और उसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया तो वो जमीन भीमा को मिल जाएगी। वीर हैरान होकर अच्छा कहने लगा और सोचने लगा कि इस भीमा का पकड़ा जाना बहुत जरूरी। वीर कोर्ट से थाने लौटा तो एक खबरी का कॉल आने लगा। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बोलो। खबरी बोला, 3 में से 1 का पता चल गया है, वो इस वक्त यूपी में है। वीर ने पूछा, यूपी में कहाँ? खबरी बोला, अलीगढ़ के एक गांव में छुपा हुआ है, वो पकड़ा गया तो उसके साथी भी पकड़े जाएंगे। वीर बोला, ठीक है, मैं वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करता हूं। ये कहकर वीर ने अलीगढ़ पुलिस को कॉल किया और अपराधी को तुरंत गिरफ्तार करने के लिए कहा। अलीगढ़ पुलिस भी झटपट एक्शन में आए और उसने अपराधी के घर जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। फिर वीर ने थाने से एक पुलिस की टीम भेजी और अपराधी को दिल्ली लाने के लिए कहा। शाम तक अपराधी वीर की कस्टडी में था। उसकी पहले ही अच्छे से धुनाई हो चुकी थी। वीर ने उससे कहा, क्यों किया खून? क्या बिगाड़ा था उन लोगों ने तुम्हारा? वो अपराधी हाथ जोड़ते हुए बोला, गलती हो गई साहब, मैं पैसों के लालच में आ गया था। वीर पूछने लगा, किसने दिए थे तुम्हें पैसे? वो अपराधी नाम बताते हुए डर रहा था तो वीर ने फिर से पूछा, किसने दिए थे? वो अटकते हुए बोला, वो भीमा ने। वीर ने पूछा, तुम्हारे 2 साथी कहाँ है? वो बोला, पता नहीं साहब, मर्डर करने के बाद हम तीनों अलग हो गए थे, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। वीर कुछ देर शांत रहा, फिर पूछने लगा, उन बच्चों का खून क्यों किया? अपराधी बोला, सर वो बहुत शोर मचा रहे थे, उन्होंने हमें देख लिया था, इसलिए उन्हें भी मारना पड़ा। अपराधी की बात सुनकर वीर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उस अपराधी की डंडे से सुताई कर दी। अपराधी चीखने चिल्लाने लगा तो वीर बोला, तेरी आवाज मेरे कानों में चुभ रही है, तो क्या तेरा भी मर्डर कर दूं? अपराधी हाथ जोड़ते हुए बोला, गलती हो गई साहब, मेरी मति मारी गई थी जो मैं इस काम के लिए राजी हुआ, मुझे माफ कर दो। वीर गुस्से में बोला, माफी तो तू भूल ही जा, जब तक कोर्ट तुझे सजा नहीं दे देता तब तक तू हमारा मेहमान है। तेरी हर दिन ऐसी खातिरदारी करेंगे कि तू मरते दम तक याद करेगा। ये कहकर वीर ने हवलदार से उसकी तुड़ाई करने के लिए कहा। आज ज्यादा कुछ काम नहीं था, बस जो अपराधी पकड़ा गया था उससे पूछताछ होनी थी, इसलिए वीर शाम को समय पर घर के लिए निकल गया। रास्ते में उसे याद आया कि सिम्मी घूमने चलने के लिए कह रही थी। उसने देखा कि आज जगह जगह सजावट की गई है। आज पूरा शहर क्रिसमस मना रहा था तो वीर ने सोचा कि थोड़ी देर सिम्मी को घुमा लाऊंगा, खुश हो जाएगी बेचारी। उसने सिम्मी को कॉल किया और बोला, हाँ तैयार रहना, घूमने चलेंगे, मैं लेने आ रहा हूँ। सिम्मी ने ओके कहकर फोन रखा और खुश होकर कपड़े बदलने लगी। कुछ देर में वीर ने फिर से कॉल किया तो वो लाल साड़ी में तैयार होकर वीर के साथ घूमने निकल गई। वो गाड़ी में बैठते हुए बोली, क्या बात है, आज तुमने मेरे लिए टाइम निकाला, सुबह तो कह रहे थे कि बहुत बिजी हो। वीर बोला, हाँ आज थोड़ा काम नील को देकर आया हूँ, सोचा तब तक तुम्हारे साथ घूम लूँ। सिम्मी वीर के गाल खींचती हुई बोली, सो स्वीट, कितना सोचते हो तुम मेरे बारे में। वीर मुस्कुरा कर बोला, तो फिर कहाँ चलना है अब? सिम्मी कहने लगी, डिनर करने चले। वीर बोला, बिल्कुल, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये कहकर वो सिम्मी को डिनर के लिए एक फैमिली रेस्टोरेंट की तरफ ले जाने लगा। रास्ते में जगह जगह लाइट्स और क्रिसमस ट्री की सजावट से शहर चमक रहा था तो सिम्मी वो सब देखकर खुश हो रही थी और वीर को भी दिखा रही थी। कुछ देर बाद वो दोनों फैमिली रेस्टोरेंट पहुंचे। वहां भी ज्यादातर लोग सांता क्लॉज जैसे कपड़े पहनकर डिनर करने आए थे। उन्हें देखकर सिम्मी मुस्कुरा रही थी तो वीर बोला, क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। सिम्मी बोली, वो देखो, वो बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। वीर ने पलट कर देखा तो 1 साल भर का बच्चा सांता की तरह कपड़े पहने टेबल पर खेल रहा था। उसे देखकर वीर के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सिम्मी कहने लगी, क्यूट है ना? वीर बोला, फिक्र मत करो, हमारे बच्चे भी ऐसे ही क्यूट होंगे। सिम्मी बोली, और वो कब होंगे भला? वीर सोचते हुए बोला, 2 साल बाद। 2 साल बाद ठीक है ना? सिम्मी कहने लगी, 2 साल, लेकिन मुझे तो जल्दी चाहिए था। वीर बोला, अभी नहीं, पहले पढ़ाई पूरी करो, अपनी ड्रीम जॉब करो, उसके बाद बच्चे प्लान करेंगे। सिम्मी मुंह बनाए बोली, अरे यार, आधी जिंदगी पढ़ाई के चक्कर में बर्बाद करो, आधी नौकरी में। मुझे नहीं करनी कोई नौकरी, मुझे बस बच्चे चाहिए, वो भी बहुत सारे।
वीर हंसते हुए बोला, तुम्हें पता तो है ना कि बच्चे औरतें ही पैदा करती है। सिम्मी कंधे उचकाते हुए बोली, हाँ तो क्या हुआ फिर? वीर बोला, इतने बच्चे पैदा कर लोगी तुम? आजकल सबकी एक में ही आफत आ जाती है। सिम्मी बोली, मुझे औरों से मतलब नहीं है, मुझे तो घर में छोटे छोटे बहुत सारे बच्चे चाहिए। वीर हंसते हुए बोला, हम इंसान हैं सिम्मी, कुत्ते बिल्ली नहीं जो सारे घर में हमारे बच्चे खेलेंगे। हमारा एक ही बच्चा होगा, बेटा या बेटी जो भी होगा एक ही होगा। वो दोनों इसी बारे में बात कर रहे थे कि तभी वेटर आ गया और उन दोनों से खाने का ऑर्डर लेने लगा। तभी सिम्मी की नज़र कमल और काजल पर पड़ी जो रेस्टोरेंट में दाखिल हो रहे थे। सिम्मी ने काजल को देखकर हाथ हिलाया और अपने पास आने का इशारा किया। काजल ने भी वीर और सिम्मी को साथ देखा तो वो कमल के साथ उनकी वाली टेबल पर आकर बैठ गई। कमल वीर से कहने लगा, आप भी क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हो? वीर बोला, हाँ मैडम की इच्छा थी कि कहीं घूमने चलें तो यहाँ आ गए। कमल बोला, हम भी डिनर के लिए कोई अच्छी जगह देख रहे थे, काजल ने ये जगह सजेस्ट की तो यहीं चले आए। सिम्मी कमल से पूछने लगी, और कैसी रही आप दोनों की शॉपिंग? कमल बोला, अच्छी रही, सगाई की सारी शॉपिंग एक दिन में ही पूरी हो गई। सिम्मी हैरानी से अच्छा कहने लगी तो कमल बोला, हाँ क्योंकि काजल बाकी लड़कियों की तरह ज्यादा तामझाम पसंद नहीं करती, जो चाहिए होता है एक नज़र में पसंद कर लेती है। एक्चुअली आई एंजॉयड शॉपिंग विद हर। कमल सिम्मी से बतिया रहा था कि तभी काजल वीर से बोली, केस को लेकर कोई अपडेट? वीर बोला, हाँ 3 में से एक क्रिमिनल पकड़ा गया है, पूछताछ जारी है। काजल उत्सुक होकर बोली, कुछ बताया उसने? वीर बोला, हाँ उसने भीमा का नाम लिया है, उसके कहने पर ही सारे मर्डर किए थे। वीर और काजल केस को लेकर बात कर रहे थे तो सिम्मी बोली, अरे बाबा डिनर के लिए आए हैं क्या मर्डर की बात लेकर बैठ गए? कमल बोला, डिनर के वक्त नो काम की बात ओके, इट्स फैमिली टाइम, उद्धरण चिन्ह। कमल के कहने पर काजल चुप हो गई और फिर उन्होंने भी डिनर ऑर्डर किया। अब वो चारों साथ में डिनर करने लगे। डिनर के बाद वो चारों कुछ देर बाहर सड़क पर घूमने लगे। इस दौरान सिम्मी कमल से फ्यूचर प्लान इत्यादि पूछ रही थी, जबकि वीर और काजल चुपचाप पीछे पीछे आ रहे थे। काजल धीमी आवाज में वीर से बोली, इन दोनों के विचार आपस में कितने मिलते हैं ना? वीर हम करने लगा तो काजल बोली, हमें ऐसा इंसान क्यों नहीं मिलता जिससे हमारे विचार मिलते हो? वीर उसके साथ चलते हुए बोला, विचार मिलने जरूरी नहीं होते, दिल मिलने चाहिए, वाइब्स मैच होनी चाहिए। काजल बोली, कई बार दिल भी मिल जाते हैं और वाइब्स भी, फिर भी हमें वो शख्स नहीं मिलता। वीर बोला, ये फिर किस्मत की बात है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। काजल उदास स्वर में बोली, सही कह रहे हो, कुछ चीजें नसीब वालों को ही मिलती है। वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी सिम्मी चहकती हुई वीर के पास आए और बोली, वीर वो देखो, आइसक्रीम वाला, चलो ना खाते हैं। वीर हैरान होकर बोला, आइसक्रीम? मौसम देख रही हो, कोट पहनकर निकले हैं सब, इस मौसम में आइसक्रीम खानी है तुम्हें? बीमार पड़ जाओगी। तभी कमल भी काजल से जिद करते हुए बोला, चलो ना काजल, हम भी आइसक्रीम खाते हैं, मुझे ठंड में आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा लगता है। काजल भी कमल से कहने लगी, लेकिन इतनी ठंड में तबीयत खराब हो गई तो? टेम्परेचर देखा है तुमने, ऑलरेडी हमारी आइसक्रीम जमी पड़ी है। सिम्मी जिद करने लगी तो वीर बोला, अच्छा ठीक है चलो फिर। ये कहकर वो उसे आइसक्रीम दिलवाने ले गया। सिम्मी मजे से आइसक्रीम खाने लगी और वीर को भी जबरदस्ती खिलाने लगी। वीर ने एक बाइट लिया तो उसके दांत झंझना गए। ये देखकर सिम्मी हंसने लगी। सिम्मी और वीर को देखकर कमल बोला, कितनी क्यूट जोड़ी है ना इन दोनों की, लव मैरिज है क्या? काजल बोली, दोनों, लव भी अरेंज भी। चलो तुम भी खा ही लो, वरना बोलोगे कि तुम दिल्ली आए और मैंने तुम्हें आइसक्रीम भी नहीं खिलाई। काजल की बात पर कमल मुस्कुरा उठा और वो भी काजल के साथ आइसक्रीम का लुत्फ उठाने लगा। उन दोनों को रह आइसक्रीम खाते देख सिम्मी सोचने लगी कि चलो अच्छा है, ये दोनों भी अब करीब आ रहे हैं। वीर और सिम्मी डिनर के लिए गए थे जहां उन्हें कमल और काजल भी मिले। डिनर के बाद वो चारों कुछ देर घूमकर अपने अपने घरों को लौट गए। सिम्मी घर पहुंची तो सुवर्णा जी बोली, आ गए बेटा, खाना लगा दूं? सिम्मी बोली, नहीं मम्मा, हम बाहर खाना खाकर आए हैं, ये लो आपके लिए केक लाई हूं। ये कहते हुए उसने सुवर्णा जी को केक दे दिया। फिर वो दोनों अपने कमरों में चले गए। कमरे में जाकर सिम्मी ने अपना कोट वगैरह उतारा और कांपते हुए बोली, कितनी ठंड हो रही है, रात में तो कहीं जाने जैसा ही नहीं है। वीर भी चेंज करते हुए बोला, तुम्हें ही रात में आइसक्रीम खाने की क्रेविंग हो रही थी, अब लग रही होगी ठंड। सिम्मी बोली, सिर्फ आइसक्रीम खाने से ठंड नहीं लगती, मौसम भी ठंडा ही हो रहा है। ये कहते हुए वो कान के इयरिंग उतारने लगी। वीर ने देखा कि सिम्मी ने कोट के अंदर लाल रंग की साड़ी पहनी है जिसका ब्लाउज पीछे से रिबन वाला है। वो बोला, क्या बात है, आज साड़ी में बहुत कहर ढा रही हो। सिम्मी मुस्कुराते हुए बोली, काम करो अपना,
जब देखो मेरी झूठी तारीफ ही करते हो। इतनी भी कुछ खास नहीं हूं मैं। वीर बोला, अच्छा तुम्हें ठंड लग रही है ना? सिम्मा बाल बांधते हुए बोली, पूछो मत, ठंड से हालात खराब हो रही है। तभी वीर उसके करीब आया और उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला, चलो तुम्हारी ठंड कम कर देता हूं। सिम्मी एकदम से उछलते हुए बोली, वीर क्या कर रहे हो, ठंडे हाथ मत लगाओ। वीर ने जानबूझकर दूसरा हाथ भी उसकी कमर में डाला तो सिम्मी उछलती हुई उसकी बाहों में समा गई। वो बोली, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वीर ने धीरे से उसकी पीठ पर हाथ घुमाया तो सिम्मी ठंड से कांपती हुई उससे लिपटने लगी। फिर वीर ने धीरे से उसके ब्लाउज का रिबन खोला और उसे बाहों में उठाकर बिस्तर पर ले गया। सिम्मी शर्मा रही थी तो वीर ने लाइट्स ऑफ कर दी और फिर दोनों ठंडे के मौसम में एक दूसरे की जिस्मों की गर्मी महसूस कर रहे थे। वहीं काजल और कमल डिनर के बाद लौटने लगे तो उन्हें बड़ी मुश्किल से एक टैक्सी मिली, वो भी बामुश्किल काजल के घर तक जाने के लिए ही राजी हुआ। कमल और काजल टैक्सी में लौट रहे थे तो रास्ते में कमल सकुचाया हुआ सा बोला, काजल अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आज मैं तुम्हारे घर रुक सकता हूँ? काजल उलझी हुई सी बोली, मेरे घर? कमल बोला, हाँ मेरा होटल थोड़ा दूर है और बाहर ठंड भी ज़्यादा है। कोहरे की वजह से इस वक्त टैक्सी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं। काजल बोली, नहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। कमल बोला, कोई बात नहीं, मैं हॉल में ही सो जाऊंगा, बस कैसे भी आज की रात निकल जाए। काजल बोली, ठीक है चलो फिर। कुछ देर में वो दोनों घर पहुंचे तो काजल ने दरवाजा खोला और कमल को अपने घर में ले आई। कमल उसके घर में घूमते हुए बोला, तो ये है तुम्हारा घर? काजल कहने लगी, हाँ यही है। पहले मैं और माँ यहाँ रहते थे, अब माँ नहीं है तो घर ज़्यादातर बंद ही रहता है। कमल बोला, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है, क्यों ना हम शादी के बाद यहीं शिफ्ट हो जाएं? तुम्हें अपना मायका भी नहीं छोड़ना पड़ेगा। कमल की बात पर काजल मुस्कुरा दी और अलमारी से टॉवल निकालते हुए बोली, वॉशरूम उधर है। कमल ने थैंक्स कहा और फिर फ्रेश होने चला गया। काजल भी अब अंदर से बिस्तर वगैरह निकालने लगी। उसने हॉल में रखे दीवान बेड पर बिस्तर लगाया और बोली, तुम यहाँ सो सकते हो, ये जगह गर्म है। कमल बोला, चलेगा। काजल कुछ सोचकर बोली, कॉफ़ी पियोगे? कमल खिसियाते हुए बोला, अब इस वक्त तुम कहाँ कॉफ़ी बनाओगी, थक गई होंगी। काजल कहने लगी, तो तुम बना लो, मैं भी पी लूंगी। काजल की बात पर पहले तो कमल चौंक गया और फिर हंसने लगा। काजल बोली, तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। ये कहते हुए वो रसोई में गई और कॉफ़ी बनाने लगी। कमल भी टहलते हुए रसोई में आया और बोला, तुम्हारे मामा मामी नहीं आते यहाँ? काजल बोली, आते हैं कभी कभी, मैं बिजी रहती हूँ तो उन्हें बुलाकर क्या करूँ? कमल हम कहने लगा तो काजल ने उसे एक कप कॉफ़ी का पकड़ाया और फिर दोनों हॉल में बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। कमल काजल से पूछने लगा, वैसे तुमने पुलिस की नौकरी क्यों चुनी, कोई खास वजह? काजल बोली, मेरे पापा पुलिस में थे, जब वो पुलिस की वर्दी पहनते थे तो मेरा मन करता था कि कभी मैं भी ये वर्दी पहनूंगी, इसीलिए मैंने भी यही फील्ड चुना। वैसे तुम्हारा कोई सपना नहीं था? कमल बोला, ऐसा कोई खास सपना तो नहीं था मेरा, पढ़ाई में ठीक ठाक था तो घर वालों ने एमबीए करवा दिया, उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई और मैं सेट हो गया। अब तुम मिल गई हो तो जल्द ही शादी का सपना भी पूरा हो जाएगा। ये कहकर वो मुस्कुरा दिया। काजल भी उसकी बात पर हल्के से मुस्काए और कॉफ़ी पीने लगी। दोनों कॉफ़ी पीते हुए यूं ही कुछ देर बतियाते रहे, फिर कमल हॉल में सो गया और काजल अपने कमरे में चली गई। वो बिस्तर पर लेटी कमल के बारे में ही सोच रही थी कि वो कितना अच्छा इंसान है, मेरी कितनी फिक्र भी करता है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में उसके लिए प्यार नहीं जागता। अगली सुबह कमल की फ्लाइट थी तो वो वापस अपने शहर लौट गया। काजल भी उसके जाने के बाद ड्यूटी के लिए निकल गई। वहां थाने में उसने हवलदार से पूछा, कोई अपडेट शर्मा जी? नए मेहमान का अच्छे से स्वागत किया ना? हवलदार बोला, हाँ मैडम, कल बर्फ की सिल्ली पर लिटाया तो सब कुछ उगल दिया। अपने दो साथियों के गांव के बारे में बताया है इसने। काजल बोली, चलो अच्छा है, अब वहां की लोकल पुलिस से कांटेक्ट करो और उनके बारे में खबर निकलवाओ। हवलदार, जी मैडम कहकर चला गया। कुछ देर में नील और वीर भी थाने पहुंच गए। नील वीर के केबिन में आकर उसे डेड बॉडी के बारे में बताने लगा। वो बोला, मैंने कुछ और मिसिंग लोगों की फाइल चेक की है, उनमें से कुछ लोगों की डिटेल्स भीमा की डेड बॉडी से मिलती है। आज उनके फैमिली मेंबर्स को मिलने बुलाया है। वीर बोला, ठीक है, तुम उन लोगों से मिल लेना और उनसे बॉडी आइडेंटिफाई करवाना। नील ने ओके कहा तो काजल वीर के केबिन में आए और बोली, बाकी के दो क्रिमिनल्स के बारे में भी डिटेल आ गई है। दोनों बिहार के एक गांव से है, गरीब है इसलिए भीमा के झांसे में आ गए होंगे। वहां की लोकल पुलिस ने बताया है कि वो दोनों गांव नहीं आए हैं, मतलब वो कहीं और भागे हैं। वीर बोला, तुमने उनकी फोटो वगैरह डिटेल्स मंगवाए? काजल बोली, हाँ मैंने मंगवा ली है, अब उनकी पहचान करना आसान होगा। वीर बोला, गुड,
उनकी फोटो छपवाओ और सभी जगह सर्कुलेट करो। उद्धरण चिन्ह। काजल ने ओके कहा तो वीर कुछ सोचकर बोला, अच्छा तुम सगाई की छुट्टी कब से ले रही हो? नील काजल की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी सगाई है? काजल बोली, हाँ 3 दिन बाद है। जिस दिन सगाई होगी उसी दिन की छुट्टी लूंगी। वीर बोला, देख लो अगर ज्यादा छुट्टी चाहिए तो अप्लाई कर दो। केस हम देख लेंगे। काजल बोली, नहीं मुझे जरूरत नहीं है, 1 दिन का ही काम है। वीर ने ओके कहा तो काजल अपने काम में व्यस्त हो गई। वीर आज फिर से भीमा के घर गया और उसकी माँ से पूछताछ करने लगा। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। ना भीमा की कोई खबर मिली थी, ना ही उस लाश की अब तक कोई रिपोर्ट आई थी। हर बीतते दिन के साथ सबकी मुश्किलें बढ़ रही थी। वो खबरियों से भी लगातार बात कर रहा था लेकिन कहीं से भीमा की कोई खबर नहीं मिल रही थी। वीर ने अब अखबारों में भी भीमा और उसके 2 साथियों के बारे में खबर छपवा दी कि जो भी इनके बारे में खबर देगा उन्हें पुलिस की तरफ से इनाम मिलेगा। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से कोई तो खबर मिलेगी ही। नील उस अनजानी लाश की पहचान ढूंढने में लगा हुआ था। इसी सिलसिले में वो आज मुर्दाघर गया जहां मिसिंग लोगों के फैमिली मेंबर आने वाले थे। उनमें से कई लोगों ने उस लाश को देखा लेकिन अधजली होने की वजह से पहचान नहीं पाए। तभी एक औरत ने उस लाश को देखा और उसके पैर को देखकर रोने धोने लगी। फिर बिलखते हुए बोली, ये मेरे पति की लाश है। नील ये सुनकर एकदम हरकत में आ गया। वो पूछने लगा, आप श्योर हो कि ये लाश आपके पति की ही है? वो औरत बोली, हाँ साहब, मेरे पति के अंगूठे का नाखून काला था। उन्हें चोट लग गई थी जिस वजह से वो नाखून काला पड़ गया था। ये देखिए, इस लाश का नाखून भी काला है। नील और डॉक्टर ने उस लाश का नाखून देखा तो वो कुछ हद तक श्योर थे कि वो बॉडी उसके पति की ही है। वो औरत रोने बिलखने लगी तो एक नर्स उसे संभालते हुए बाहर लाई। बाहर नील ने उसे पानी दिया और बोला, आपके पति कब से गायब है? वो औरत बोली, तकरीबन 10 दिनों से। मैंने उनके गायब होने की कंप्लेंट भी दर्ज करवाई थी। ये कहते हुए वो रोने लगी। नील बोला, शांत हो जाए, मुझे बताइए कि आपको किसी पर शक है। वो औरत ना में सिर हिलाने लगी तो नील ने थाने में वीर को कॉल किया। वीर बोला, हाँ नील बोलो। नील ने कहा, लाश की पहचान हो गई है। एक औरत ने अपने पति के रूप में लाश को पहचाना है। वीर चौंक कर बोला, सच में? उस औरत को बोलो कि अपने पति की डिटेल लेकर सीधा थाने पहुंचे। और अगर कोई बच्चा है तो उसे भी डीएनए टेस्ट के लिए लेकर आए। नील ने ओके कहा और उस औरत से बोला, आपको कार्यवाही के लिए थाने आना पड़ेगा। वैसे कहाँ रहती है आप? क्या आपके साथ कोई है? वो बोली, नहीं साहब, मैं बिहार से अकेली ही आई हूँ। एक छोटा बच्चा है बस, उसे बाहर बैठा रखा है। नील ने पूछा, ठीक है बच्चे को लेकर थाने चलो। फिर वो उस औरत और उसके बच्चे को लेकर थाने पहुंच गया। वहां काजल और बाकी सभी पुलिस वाले मौजूद थे। वीर ने उस औरत से पूछा, आपके पति का नाम और वो कहाँ काम करते थे? वो औरत बोली, उनका नाम सतेंद्र था। वो यहीं दिल्ली में ही मजदूरी करते थे। लंबे चौड़े शरीर वाले थे। वो यहाँ नौकरी करते थे और हमारा खर्चा गांव भेजते थे। वो हमें रोज फोन करते थे लेकिन कुछ दिनों से उनके फोन आने बंद हो गए। हमें चिंता होने लगी तो उनके दोस्त को फोन किया लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता था। मजबूरन मुझे अपने पति को ढूंढने गांव से यहाँ आना पड़ा। पिछले 1 हफ्ते से उनकी तलाश में यहाँ वहाँ भटक रही हूँ। कुछ पता नहीं चल रहा। वीर ने पूछा, उसने कभी कुछ बताया कि उसकी किसी से दुश्मनी है या कोई और बात? वो औरत सोचते हुए ना में सिर हिलाने लगी तो वीर बोला, कहाँ काम करता था वो, कुछ पता है? उस औरत ने ना में सिर हिलाया तो वीर बोला, उनका आधार कार्ड लाई हो आप? उस औरत ने वीर को आधार कार्ड दिया तो वीर ने वो काजल को दे दिया और उसकी डिटेल निकलवाने के लिए कहा। फिर उसने औरत से पूछा, आपके पति का नंबर तो होगा ना आपके पास? उनका नंबर नोट करवा दीजिए। वो औरत सिसकते हुए पूछने लगी, हमें उनकी लाश कब तक मिलेगी? वीर बोला, वैसे तो डीएनए रिपोर्ट आने में टाइम लग जाएगा लेकिन उस लाश की पहचान हो ही गई है तो आप उन्हें शाम तक ले जा सकती हो। वो औरत हाथ उदास सी अपने बच्चे को लेकर जाने लगी तो वीर ने उस औरत को कुछ पैसे दिए और बोला, ये रखो, काम आएंगे। फिर काजल उस औरत और उसके बच्चे को डीएनए टेस्ट के लिए लेकर गई जहां से उन्हें वापस मुर्दाघर भेज दिया गया और वो अपने पति की लाश को नजदीकी शमशान ले गई। वो अकेली थी तो वीर ने 2 हवलदारों को उसकी मदद के लिए भेज दिया था। शाम के समय एक हवलदार उस फोन की डिटेल्स लेकर आया जो वीर और काजल को क्रिमिनल्स के रूम में मिला था। उस फोन और सिम की डिटेल को वीर चेक कर रहा था तो उसने कहा, सतेंद्र की डिटेल्स लाना। हवलदार ने उसे सतेंद्र की फाइल दिखाई तो उसका नंबर उसी फोन से मैच हो रहा था जो क्रिमिनल्स के रूम में मिला था। वीर ये देखकर हैरान हो गया। उसका सिर चकराने लगा कि ये फोन वहां कैसे आया। कहीं उन लोगों ही ने इसका खून तो नहीं किया? अगर खून किया था तो ये सादा सा फोन अपने पास क्यों रखा? इसे डिस्पोज क्यों नहीं किया? उसने नील और काजल को बुलाया और बोला, जो फोन हमें क्रिमिनल्स के घर से बरामद हुआ था वो सतेंद्र का है।
काजल चौंकती हुई बोली, व्हाट? इसका मतलब उन लोगों ने ही सत्येंद्र का भी खून किया। वीर कहने लगा, पॉसिबल है। नील सोचते हुए बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि ये भी उन्हीं क्रिमिनल्स के साथ रहता हो? काजल कहने लगी, वहां क्यों रहेगा वो? नील बोला, क्या पता वो उसे मारने के लिए वहां ले गए हो, या क्या पता वो वहीं रहता हो, उसी रूम पर। वीर ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने नील से कहा, खबरी को फोन करो और उससे पता करो कि क्या ये भी उसी मकान में रहता था जहां वो 3 खूनी रहते थे। नील ने ओके कहा और खबरी को फोन घुमाने लगा। काजल बोली, अगर नील की बात सही है तो हो सकता है कि उन लोगों ने भीमा के साथ मिलकर सत्येंद्र का खून किया और उसकी लाश के पास भीमा का पर्स गिरा था। अब वो बचे हुए 2 खूनी भीमा के साथ कहीं छुपे हुए हैं। वीर कहने लगा, कुछ भी हो सकता है। तुम एक काम करो, सत्येंद्र की कॉल डिटेल में जितने भी नंबर है सबसे बात करो, देखो क्या पता चलता है। काजल ओके कहकर जाने लगी तो वीर बोला, 1 मिनट, तुम ये काम किसी और को दे दो। शाम हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। काजल बोली, अभी 2 घंटे बाकी है, मैं कर लूंगी। ये कहकर वो अपने केबिन में गई और सब जगह नंबर घुमाने लगी। फिर जब वीर घर के लिए निकलने लगा तो वो बोली, वीर, सत्येंद्र का पता चल गया है। वो एक बिल्डिंग में ठेकेदार का काम कर रहा था। नील भी आकर बताने लगा, खबरी का फोन आया था। उसने बताया कि सत्येंद्र का उस घर में आना जाना था जहां 3 खूनी रहते थे। दरअसल वो तीनों उसी साइट पर काम करते थे जहां सत्येंद्र ठेकेदार था। वीर, अच्छा, कहने लगा तो काजल बोली, मतलब ये सभी एक दूसरे को जानते थे? वीर बोला, हाँ, ये सब एक दूसरे को जानते थे और भीमा को भी। भीमा ने ही उन तीनों के साथ मिलकर उस फैमिली की भी हत्या करवाई और सत्येंद्र की भी। फिर उसकी लाश को जलाने की कोशिश की ताकि पहचान ना हो सके। अब बस कैसे भी भीमा और उन 2 खूनियों की लोकेशन पता चल जाए, फिर तो ये सब लंबा नपेंगे। नील बोला, चलो आज के दिन इतना काम तो हुआ, अब बाकी काम कल देखते हैं। वीर बोला, ठीक है, अब तुम घर जाओ और अपने पैर की मालिश करवा लेना। नील ने मुस्कुरा कर ओके कहा और बोला, संडे नया साल है, उस दिन तुम और सिम्मी हमारे घर आना, साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वीर बोला, उस दिन तो हमारी ड्यूटी लगेगी। नील बोला, वो तो रात को ना, दिन में तो आ ही सकते हो। तभी काजल बोली, सॉरी लेकिन उस दिन आप लोग नहीं मिल पाओगे। नील ने क्यों कहा तो काजल बोली, संडे मेरी सगाई है और आप दोनों को आना है। वीर ने पूछा, दिन में ही सगाई है? काजल ने हामी भरी तो नील बोला, ठीक है फिर, ये संडे तुम्हारे घर पर मिलते हैं। काजल मुस्कुरा दी और फिर अपने घर के लिए निकल गई। उसके जाने के बाद वीर और नील भी अपने अपने घरों के लिए निकल गए।